हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर जीएसटी क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने दो चैप्टर्स को समझा है। आज का हमारा नया चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से अपनी बात। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टोटल 4 चीजों को कवर किया है, जिसमें एक तो है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट का एक्सटेंट क्या है, कितनी जगह पर ये लगते हैं और ये शुरू कब हुए थे। हालांकि हमने इसके बारे में अपने फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी, लेकिन हम लोग इस बात को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके बाद लेवी क्या है और टैक्स कैसे कलेक्ट होंगे, और एक सबसे जरूरी बात है इस वीडियो की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, किन चीजों पर लगता है और कैसे कैसे होता है। इसके बाद है ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट, जिसको हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो काफी ढेर सारे छोटे छोटे कंटेंट हमने इसके अंदर कवर करे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। हम लोग को अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले दो बातों के डिफरेंस को जरूर समझ लेना चाहिए, जिसमें एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक है इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो सेम स्टेट में होती है, मतलब सप्लायर भी सेम स्टेट में है और जहां पर गुड्स सप्लाई हो रहे हैं वो भी सेम स्टेट में है, तो इसे हम लोग बुलाएंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। वहीं इंटर स्टेट सप्लाई, जिसको हम लोग आउटसाइड स्टेट बुलाते हैं, इसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ गुड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस या तो दो अलग अलग स्टेट्स में है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, या फिर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जा रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं यूपी से बिहार कोई सामान चला जाए, दो अलग स्टेट हो गई। यूपी से दिल्ली को सामान चला जाए तो वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया। दो यूपी से चंडीगढ़ चला जाए, यूपी से पुडुचेरी चला जाए, वो एक डिफरेंट स्टेट से यूनियन टेरिटरी होगा। या फिर दो यूनियन टेरिटरीज आपस में अगर कभी कोई सामान एक्सचेंज करती हैं तो इसे हम लोग बुलाएंगे इंटर स्टेट। हमारे ये बात है कि एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ लॉ कैसे हुआ। तो एक्सटेंट के बारे में हम बात पहले करते हैं। तो सीजीएसटी एक्ट जो है ये एक्सटेंड करेगा पूरे इंडिया में, मतलब ये पूरे इंडिया में लगता है। इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड करा गया है। एसजीएसटी एक्ट लगता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स पे और यूनियन टेरिटरी में जिनका खुद का लेजिस्लेचर है। हमने पहले भी बात करी थी, दिल्ली और पुडुचेरी का अपना खुद का लेजिस्लेचर है तो ये लोग एसजीएसटी लगाते हैं। आईजीएसटी भी लगता है पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और यूटीजीएसटी लगता है यूनियन टेरिटरी में जिनका सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड और अगर कोई टेरिटरी कभी बोल दी जाए तो ये तो हो गया कि कैसे हमारे एक्ट कहां कहां पर कौन कौन सा हमारा एक्ट लग रहा है। इनके अगर आपको मतलब में कोई अभी भी डाउट हो तो अपना पहला वीडियो देख सकते हैं। अब जो टर्म यूज करा गया इंडिया, आखिर उसका मतलब क्या है? इंडिया के अंदर बोला गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग वाटर, continental shelf, exclusive economic zone, any other maritime zone is referred to the territorial water, continental shelf, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का एयर स्पेस। जरा बात समझ लेते हैं, ये हमारी बेसलाइन है इंडिया की। बेसलाइन मतलब जहां तक हमारी लैंड जा रही है। इसके 12 नॉटिकल माइल तक चलता है टेरिटोरियल वाटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.843 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक तो टेरिटोरियल वाटर चलता है। फिर इसके बाद इस 12 के बाद 24 तक चलता है कंटेजियस जोन। इस 24 के बाद 200 नॉटिकल माइल तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी आता है। इसका मतलब इंडिया कहां तक हो गया? इस 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग इंडिया ही मानते हैं। ठीक है भाई, इस 200 नॉटिकल माइल तक क्या हो गया? इंडिया। तो इंडिया सिर्फ जमीन पे खत्म नहीं होता, इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। अब हमारे सामने बेयर एक्ट है। जरा पहले इन दो पेजेस पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोला गया इन पेजेस पे। यहां बोला गया है लेवी इन कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट and section 5 of the IGST Act. Subject to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called Central Goods and Service Tax on all intrastate, अभी समझा था इंट्रास्टेट का मतलब सेम स्टेट, on supplies of goods or service of both except the supply of alcoholic liquor for human consumption, हमें पता है जीएसटी में कवर नहीं करा गया है, on the value determined under section 15, और उस रेट पे not exceeding
50% as will be notified by the government on the recommendation of the council, और उस मैनर में कलेक्ट करना है जैसे बोला जाए। फिर सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, motor spirit commonly known as petrol, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied from such date as may be notified by the government। इसका मतलब है इनको भी जीएसटी में लिया तो नहीं गया है, लेकिन अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो उनको ले भी सकता है, मतलब गवर्नमेंट पास पूरी पावर है इनको भी जीएसटी में इंक्लूड करने की। ये लिस्ट हमने पहले भी देखी हुई है। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ द टैक्स विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑल्सो। गवर्नमेंट वो भी कैटेगरी बता सकती है जहां पर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे हमें बताना है, जहां पर हमें रिवर्स चार्ज जहां पर लग जाएगा। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of specified category of good or service or both receive from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis। मतलब एक तरफ तो क्या बोला गया, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे कवर होती है, और फिर बोला गया कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेते हैं वो तब भी कौन सा रिवर्स चार्ज लग जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दिया है काउंसिल को स्पेसिफाई कैटेगरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा सप्लाई वे शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर वो सर्विस सप्लाई करते हैं थ्रू ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट shall apply to such electronic commerce operator as if his supplier is liable for paying tax in relation to such supply of service, provided electronic commerce operator जो है does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। Provided further, wherein an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also does not have a representative in a said territory, such electronic commerce operator shall appoint in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। तो बेटा इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलाएंगे, सिर के ऊपर से निकल जाना। क्या बोलना चाहते हैं, इतना भर भर के क्या बोल दिया। चलो जरा बात करनी शुरू करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। बात कहाँ करेंगे, बात करेंगे एनालिसिस में, ठीक है, जो आसान पार्ट है। इन्हीं बातों का अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकलता है। थोड़ी लंबी बात जाएगी तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे। सीजीएसटी एक्ट इज लेविड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये बात अभी हमने समझी। पहली लाइन तो सबको समझ आ गई होगी। इंट्रा स्टेट पर लगता है सीजीएसटी एंड इज टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, उस मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब करा जाए, जैसे बोला जाएगा वैसे जमा भी कराना है, कलेक्ट करना है, जमा कराना है। अब अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा, किस अमाउंट पे लगना है, ये भी अमाउंट कौन डिटरमाइन करेगा, वैल्यू ऑफ लेवी ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो है वो सेक्शन 15 में डिटरमाइन होता है। आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुड एंड सर्विस का एक वीडियो आएगा, उसमें समझेंगे सेक्शन 15 क्या है। अभी उस पर बात नहीं करेंगे वरना टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। फिर बोला गया रेट ऑफ सीजीएसटी क्या डिफाइन करेंगे। देखो भाई वहां पे लिखा था मैक्सिमम 20 पर रेट है क्या, रेट अभी जो लग रहा है वो लग रहा है 0%, 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9, 14 और मैक्सिमम रेट क्या है 20। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है 20। अभी 20 लगा नहीं पर मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। उसके अलावा गुड्स पे नील रेट ऑफ टैक्स भी है। रेट ऑफ सीजीएसटी नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल फॉर सर्विसेज आर, ये तो ऊपर किसके थे, गुड्स के थे। अब आ गए सर्विसेज के, कितने लग गए 2.5, 6, 9, 14, कुछ पे नील भी है। और एनी सर्विस जो कि अब होता क्या है, जैसे गुड्स में हमने पहले बात करते हैं HSN नंबर होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं सर्विसेज पर, सर्विस कोड्स होते हैं। अब कुछ सर्विसेज तो सर्विस कोड पे कवर करी गई भाई, और जो सर्विस कोड पे कवर नहीं करी गई है, जहां पे सर्विस कोड नहीं लगा है, वहां पर जो टैक्स है जो किसी सर्विस कोड में नहीं आती वो कितना लग जाएगा फिर 18%। ये 18% कंबाइन करके सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़कर है। तो इसी बात से मैं आपको एक और बात बता दूं, सर सीजीएसटी के रेट तो पता चल गए, एसजीएसटी के रेट सर कितने होंगे। बेटा एसजीएसटी के रेट जो हैं वो सेम ही होंगे, एसजीएसटी यूटीजीएसटी जो रेट सीजीएसटी में लगा वो सेम ही होंगे। तभी तो फिर जीएसटी का कंसेप्ट वहीं से तो बनेगा ना भाई। जीएसटी का कंसेप्ट क्या था कि रेट हर जगह सेम होने चाहिए। अगर हम एसजीएसटी मतलब स्टेट को यूनियन टेरिटरी को बोल दे तुम अपना अपना रेट खुद रख लो, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रेट कॉमन रखे गए। फिर रेट ऑफ आईजीएसटी जो है वो सम टोटल होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम आईजीएसटी कितना हो सकता है 40% हो सकता है। अब ध्यान रखेंगे, मतलब अगर रेट है 1.5, ये जो रेट आएगा 1.5 है तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे, सीजीएसटी का 1.5, एसजीएसटी का 1.5 कितना हो गया 3% हो गया। ऐसे जो रेट है 14, तो अभी इंडिया में मैक्सिमम कितना लग रहा है 28% लग रहा है। 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी।
आईजीएसटी हमको पता टोटल ही होता है, तो आईजीएसटी भी मैक्सिमम 2880 लग रहा है, और मैक्सिमम वो कितना जा सकता है 40। कैसे 40 कैसे चला गया भाई? मैक्सिमम सीजीएसटी कितना हो सकता है 20%, तो एसजीएसटी पे मैक्सिमम कितना होगा 20, मिलाकर कितना होता है 40, तो मैक्सिमम टैक्स रेट इंडिया में भी कितना हो सकता है 40% हो सकता है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल बुलाते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं, लाए जा सकते हैं, अभी बाहर कर रखे हैं। ठीक, अभी बीच में एक और टर्म आया था इसके बाद, वो क्या था रिवर्स चार्ज। ये क्या चिड़िया, जरा इसको समझते हैं। एक तरफ तो लिखा हुआ है आपका मॉड्यूल का, जरा इसको रीड कर लेता हूं, फिर मैं अपनी बात करनी शुरू करता हूं भाई। तो जनरली द सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी। जनरली क्या होता है हमें पता है, सप्लायर जो है, जो सामान बेचेगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। वो टैक्स कलेक्ट करेगा किससे? रिसिपिएंट से, और जाके जमा करा देगा। पर रिवर्स चार्ज में ये चीज उल्टी हो जाती है। इन केस ऑफ दिस इज कास्ट ऑन द रिसिपिएंट। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। अब जरा एक बात आराम से समझना, यूजुअली होता क्या है, अगर एक सप्लायर है जिसने गुड सप्लाई करे, वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है, मतलब बर्डन किस पर है? बर्डन रिसिपिएंट पर है। और जमा करने का काम किसका है? जमा करने का काम सप्लायर का है। यहां पर सब कुछ वही है, बस एक चेंज ले आए। चेंज क्या ले आए भाई? चेंज हम ये ले आए कि रिवर्स चार्ज के अंदर बर्डन ऑफ टैक्स तो अभी भी रिसिपिएंट पर ही है। उल्टा मत समझ लेना है इसको, बहुत ध्यान से बात समझना, ये उल्टा नहीं है। बर्डन ऑफ टैक्स अभी भी रिसिपिएंट पर ही है, जो खरीद रहा है, जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है, उसी पर ही है। बस उसके ऊपर डबल बर्डन पड़ गया। अब टैक्स भी उसको ही देना है और जमा भी उसी को कराना है। अभी तक जमा कराने की जो जिम्मेदारी सप्लायर की थी, वो जिम्मेदारी सप्लायर से हटाकर कहां ले आए हैं? रिसिपिएंट पर ले आए। जो जिम्मेदारी सप्लायर की थी उससे हटाकर हमने कहां कर दी है? रिसिपिएंट पर कर दी। बस फर्क हमने यहां डाल दिया। However, the underlying principle of an indirect tax is that burden of such tax has to be ultimately passed on to the recipient. Underlying principle वहीं का वहीं है। जीएसटी एक indirect tax है, principle hold goods for GST. Therefore, under reverse charge mechanism, only the compliance requirement, that is obtaining registration हो गया, टैक्स का जमा करना हो गया, रिटर्न फाइल करना हो गया, ये सब भी उठा के किस पे शिफ्ट कर दी है? सप्लायर से रिसिपिएंट पर शिफ्ट कर दिया। तो रिवर्स चार्ज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस होता क्या है, जो काम अभी तक सप्लायर करा था, टैक्स जमा कराना, रिटर्न फाइल करना, रजिस्ट्रेशन कराना, अब वो काम कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहा है। यही बात कुछ मैंने यहां पर भी लिखी हुई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में भैया क्या मैकेनिज्म में क्या बोल दिया उन्होंने? बोल दिया है कि लायबिलिटी टू डिपॉजिट टैक्स फॉल्स ऑन द रिसीवर इंस्टेड ऑफ सप्लायर। हेयर रेसिपिएंट जो है वो बर्डन ऑफ टैक्स भी संभालेगा और रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंसेस भी संभालेगा, दोनों भार उसके ऊपर डाल दिए गए। कंप्लायंसेस में आता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिटिंग द टैक्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विस चार्ज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दो तरह से लगे हैं। एक लगा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट, और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। पहली वीडियो में याद करो एक बात बोली थी मैंने कि जो सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट, जो उससे की कॉपी बनाएंगे, तो देखो सेक्शन भी सेम है। और सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ क्या? आईजीएसटी एक्ट। फिर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी। तो दो तरह से लगाए गए हैं। हम लोग को दोनों तरीके समझने हैं। तो ये हमारी बात रही कि रिवर्स चार्ज होता क्या, बेसिक मीनिंग क्या। जरा बात करते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 5 सबसेक्शन 3 ऑफ रेस्पेक्टिव एक्ट्स के अंदर कौन कौन से गुड्स कवर करेंगे, कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने रिवर्स चार्ज लगा दिया है। गुड्स के सिर्फ नाम सुन के भूल जाएंगे, रटने नहीं है गुड्स, बस आपको पता होने चाहिए। कैशू नट्स, बीडी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल, सीजन कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन एक्सेट्रा। तो कुछ नाम है, एक लिस्ट है छोटी सी, देख ली, नाम पढ़ लिए, बस बाकी कुछ नहीं करना इनका। हाँ जी, ये थोड़ी लिस्ट लंबी है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट, सर्विसेज कौन कौन सी कवर करी गई हैं। पहले तो सर्विस करी गई है जी गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, जीटीए सर्विस बुलाते हैं। फिर है सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट,
इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। फिर है सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप, services provided by central government, state government, union territory or local authority to a business entity, services provided by central government, state government, union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under CGST। जरा पहले यहाँ तक बात कर ले रहे हैं। GTS सर्विस बिल्कुल कवर कर ली गई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कोई अगर इंडिविजुअल एडवोकेट वगैरह कोई सर्विस प्रोवाइड करता है लीगल सर्विसेज, वो भी आई। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जब आप अपील्स करते हो, ट्रिब्यूनल के पास जाते हो किसी भी एक्ट के अंदर, तो वो भी यहाँ पे कवर करी गई है। अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को, इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देती है या फिर उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर देती है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर। हो क्या गया है, ये नई नई आई है। मेरे पास जगह है, मैंने क्या किया, मैंने एक डेवलपर को अपने प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंग बनाने का या कोई भी राइट एक प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर तुम डेवलपमेंट करो। इस सर्विस को भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दिया है, आपने कोई भी लॉन्ग टर्म लीज दी है, लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स या मोर की होनी चाहिए, और आपने उसके आपको एक अपफ्रंट अमाउंट या पीरियोडिक रेंट मिला है, कुछ बयाना मिल गया, फिर आपको रेंट। ऐसे याद करो पगड़ी का सिस्टम चला करता था पहले के टाइम पर, होता क्या था, अभी भी उसके टर्म्स बड़े कर दिए गए। इतना पैसा जमा करा दो, कुछ पैसा मिल गया, बाकी क्या हो रहा है, बाकी हम लोग को कुछ ना कुछ रेंट मिलता रहेगा थोड़ा बहुत फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये भी हमारा यही डाल दिया गया। इसके बाद सप्लायर सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को देता है। फिर अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी पर्सन को देता है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस के किसी इंश्योरेंस एजेंट ने कोई सर्विस दी, तो भी रिवर्स चार्ज है। तो इस केस में भी इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि टैक्स जमा करने की, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट की आएगी टैक्स जमा करने की। अगर कोई रिकवरी एजेंट है, मतलब जो हमारा डेटर से पैसा निकलवा के देता है, यूजुअली बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के कुछ रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ये लोग भी यही काम करेंगे, ये भी रिकवरी एजेंट रखते हैं। तो रिकवरी एजेंट के ऊपर बर्डन नहीं है भैया, बर्डन आपके ऊपर है। अगर कोई सर्विसेज ऑफ शेयरिंग कॉपीराइट, अगर कोई ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट अपना कॉपीराइट, अपने काम का, अपने आर्ट वर्क का कोई कॉपीराइट शेयर करता है पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर के साथ, तो इनके ऊपर रिसीवर ऑफ सर्विस के ऊपर लायबिलिटी आती है टैक्स जमा कराने की। आरबीआई की अगर कोई सप्लाई सर्विस बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है सर्विसेज अपनी, अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर देता है बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विस, अगर कोई एजेंट देता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट किसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, या फिर सर्विस प्रोवाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सिक्योरिटी सर्विसेज इसमें कवर करी गई। हमने देखो अभी मैं इसमें कुछ कवर करूंगा, सारी तो मैं नहीं कवर करने वाला हूं, इतनी याद रखनी भी मुश्किल होती है, हालांकि कुछ हमें इनमें से कवर करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या कवर करी, जीटीए सर्विस, ये बहुत जरूरी है। जब आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन वन आपके पास क्या आता है कि आप जो रेसिपिएंट है हमारा, अगर वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन होते हैं सर, नीचे लिखा हुआ ध्यान देंगे। अगर कोई रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई भी अगर हमारा चल रहा है कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, या भले रजिस्टर्ड हो भले ना हो, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, जो कभी कभी रजिस्टर कराता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, उसे बुलाते हैं, आगे पूरा प्रोविजन है इसका। तो अगर कोई रेसिपिएंट, कोई भी रेसिपिएंट अगर हमारे सामने आता है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, मतलब इस कैटेगरी के नीचे आ गया, ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की कैटेगरी में अगर कोई रेसिपिएंट है, तो टैक्स कैसे पेबल होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से होगा। इस केस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। रेसिपिएंट अगर अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, मतलब अगर आपका जो रेसिपिएंट है वो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो क्या हो गया भाई, एग्जम्प्ट हो गए, जीएसटी से हो ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, जीएसटी से बाहर हो। मतलब अगर आप जीटीए हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर आप कोई भी गुड्स वगैरह ट्रक हैं आपके, गुड्स इधर से उधर ट्रांसफर करते हो, और अगर आपका जो टैक्स है, जो रेसिपिएंट है
वो स्पेसिफाइड रिसिपेंट की कैटेगरी में आता है तो आप कौन बन गए भाई, आपको रिवर्स चार्ज में जाना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपेंट में आते हो, आपका जो रिसिपेंट है वो इस कैटेगरी से बाहर है, तो आपको जीएसटी जमा करने की कोई जरूरत नहीं, आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिए गए हो। जीएसटी का रेट क्या दिया गया है भाई, जीएसटी का रेट दिया गया 5%, सीधा सीधा 5%। कैसे, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, आईजीएसटी 5। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करी फॉलोइंग को, मतलब इनको अगर सर्विस देते हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के डिपार्टमेंट को देते हो, कोई लोकल अथॉरिटी को देते हो, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी को देते हो, जो कि सीजीएसटी एक्ट में सिर्फ इसलिए रजिस्टर हुई थी क्योंकि उनको टैक्स काटना था सेक्शन 51 के अंदर, जो कल पर टैक्स काटने के लिए बनाए गए हैं, एंड नॉट फॉर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये टैक्स काटना क्या होता है फर्दर वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर सारी बात एक ही वीडियो में करेंगे तो मेन टॉपिक छूट जाएंगे, तो वहां थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अभी जब आप सारी वीडियोस देख लोगे आपको एक सारी बातें समझ आने लग जाएंगी। फिर आते हैं ऑप्शन 2, आईटीसी अवेलेबल। ऑप्शन 1 में अगर आप जाते हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। हमने पहली वीडियो में बात करी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जब आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर सकते थे। ऑप्शन 2 में आपको आईटीसी अवेलेबल है, ऊपर अवेलेबल नहीं था। यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं रखा गया, यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रखा गया, और उसी के साथ यहाँ पर टैक्स रेट भी देखो ज्यादा है, 12 है। स्पेसिफाइड रेसिपेंट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, रेसिपेंट अदर देन स्पेसिफाइड है तो आप जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिए गए हो। फिर जीएसटी रेट कितना है, 12%, सीजीएसटी 6 करके वो बांटा गया है। उसके बाद क्या बोला गया, स्पेसिफाइड रेसिपेंट, वो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो दो तरह के ऑप्शन दिए गए जीटीए सर्विस फॉलो को रिवर्स चार्ज में जाने के लिए। ध्यान से इस बात को देख लेंगे, अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपेंट में आते हो तो आरसीएम है, बस आपको टैक्स रेट 5 का देना, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपेंट में नहीं अगर ना आते हो तो आप एग्जेम्प्ट हो। आईटीसी लेना चाहते हो तो टैक्स का रेट 12% हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाओगे, रिवर्स चार्ज में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये बात रही कि सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए कैसे होता है। अब आगे बात कर लेते हैं एडवोकेट सर्विसेज के बारे में। लीगल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है कोई, अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट ऑफ अ फर्म ऑफ एडवोकेट टू एनी बिजनेस एंटिटी, अगर लोकेट होता है टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर किसी बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, हमें पता है टैक्सेबल टेरिटरी पीछे इंडिया पढ़कर आए हो, अगर उसमें है और आपने इस एक फर्म ऑफ एडवोकेट है या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, कोई सीनियर एडवोकेट है, तो वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो रिवर्स चार्ज में आएगी। फिर सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी, किसी भी बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। मतलब सरकार टैक्स जमा नहीं कराएगी, आपको रिसिपेंट को टैक्स जमा कराना है। पर इसमें क्या क्या नहीं आएगा, इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस अगर सर्विस दे दी है किसी पर्सन को अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, वो भी इससे बाहर कर दी गई, मतलब वो इंक्लूड कर दी गई, वो आपको रिवर्स चार्ज में कवर नहीं है। उसमें आप जो प्रोवाइड करा है उसी को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ एन पोर्ट और एयरपोर्ट, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो ये जो सर्विसेज है वो रिवर्स चार्ज में नहीं रखी गई। इसके अलावा कोई भी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को देती जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा, वो रिसीविंग बिजनेस एंटिटी को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। फिर बोला गया हमारे सामने सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू रजिस्टर्ड पर्सन, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आपको सिक्योरिटी पर्सनल देते हो लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज टू द फॉलोइंग, इसके अंदर भी सरकार ने सबसे पहले खुद को बाहर किया। कोई डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाहर है, लोकल अथॉरिटी बाहर है, गवर्नमेंटल एजेंसी बाहर है। ये पुरानी वाली जो कि बनाई गई थी खाली टैक्स काटने के लिए, और कोई भी पर्सन जो कि कॉम्पोरेशन स्कीम में आता है। वीडियो के आखिरी में बात करेंगे ये कौन है, इनको भी यहां पर बाहर कर दिया गया। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे। अब अगर कोई टैक्स पे करता है कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर, अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि कोई ओला, उबर या फिर अमेजन, स्नैपडील, ये सब जो हैं ये आखिर टैक्सेस कैसे पे करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो ओन, ऑपरेट या मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस, या दोनों के लिए। कई बार क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई करता है गुड या सर्विस अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से,
वो खुद से भी सप्लाई कर सकता है, पर कई बार ये भी होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखाता है, आपका ऑर्डर लेता है, पर एक्चुअल प्रोडक्ट कोई और सप्लाई कर रहा होता है। एक्चुअल सप्लायर जो है वो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। जैसे अमेजन कई बार कुछ प्रोडक्ट खुद से भी सप्लाई करता है, और कई बार उसके पास जितने रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं खाली उन तक एक रिक्वायरमेंट पहुंचा देता है और उनसे प्रोडक्ट लेकर आप तक पहुंचा देता है। द प्राइस या कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके बाद कलेक्ट कर लेता है कंज्यूमर से और पास ऑन कर देता है एक्चुअल सप्लायर को। हालांकि वो इसमें कुछ डिडक्शन ऑफ कमीशन ले रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ डिडक्शन भी इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करती है स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ये सर्विसेज सप्लाई वो खुद कर रहे हैं तो मतलब सरकार ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी भी इनके बारे में बता रखी है और उस सर्विस के ऊपर इनको जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, इनके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी अप्लाई कर रखा है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में। हालांकि हमने ये बात अपने पुराने वीडियो में भी एक बार कर रखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स को आइडेंटिफाई करना ऑफ द टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग एंड चैप्टर। मतलब कोई भी गुड जो है वो पहले एक सेक्शन में डिवाइडेड होगा, उस सेक्शन के अंदर एक चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद एक हेडिंग आएगी, हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग आती है और सब हेडिंग के बाद उस टैरिफ का आइटम आएगा। हेडिंग एंड चैप्टर्स ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, इंडियन कस्टम एक्ट जो है वो HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर पर बेस्ड होता है। ये मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमिनकल्चर है जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा था for the purpose of classifying good across world in a systematic manner। इसके अंदर करीब करीब 5000 कमोडिटी ग्रुप्स हैं, हर एक का एक 6 डिजिट का कोड होता है जिसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये लीगल और लॉजिकल मैनर के अंदर ही सपोर्टेड इनको करा जाता है। इंडिया ने 8 डिजिट का HSN कोड बना रखा है। स्टैंडर्ड कितना है 6 का, इंडिया ने उसको 8 डिजिट का बना रखा है। Along the lines of HSN, इंडियन कस्टम टैरिफ के पास अपनी भी सेट ऑफ रूल्स हैं और द फर्स्ट शेड्यूल एंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये रूल्स और जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो क्लियर डिस्टिंक्शन देते हैं एज हाउ नॉमिनकल्चर इन द शेड्यूल इज टू बी इंटरप्रेटेड। दीज रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन including sections in chapter notes and general explanatory notes for the first schedule apply to the interpretation of the rate of notification of goods under GST also। ये बात रीड करने के लिए ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे। अ न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस भी हम उन्हें डिवाइस करी है अंडर जीएसटी। ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर बनाए गए सर्विस कोड्स। सेक्शन 5 में कंस्ट्रक्शन सर्विस है, सेक्शन 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज आती हैं जैसे कि फूड, उसके अलावा आता है फूड एंड बेवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन 7 में आता है फाइनेंशियल लॉ से रिलेटेड सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विस, रेंटल एंड लीजिंग सर्विस। सेक्शन 8 में आता है बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विस और सेक्शन 9 में आता है कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। सबके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स हैं और अगर कोई सर्विस इन सेक्शंस में कवर नहीं होती है तो उसके ऊपर 18% का टैक्स रेट लगा दिया जाता है। इसके अंदर भी वही सिस्टम है, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ग्रुप, टैरिफ आइटम एंड सर्विस कोड। तो ये तो बात रही सर्विसेज कैसे और गुड्स कैसे क्लासिफाई करे जाते हैं। अब हमारे सामने एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है जीएसटी ऑन द केस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। एक तरह की केस स्टडी है। ये नोटिफिकेशन नंबर 7 2019 के अंदर निकाली गई है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जरा इस पे भी एक बार ध्यान दे देते हैं। इफेक्टिव रेट जो जीएसटी पे लगाया गया और रियल एस्टेट सेक्टर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर आर एस फॉलोज। 1% का रेट है विदाउट एनी आईटीसी। आप इनपुट टैक्स रेट नहीं ले सकते और 1% का रेट देना पड़ेगा अगर आप अफोर्डेबल हाउसेज में आते हो। क्या है अफोर्डेबल हाउसेज? जिसका एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर्स का हो या 90 स्क्वायर मीटर्स का इन केस ऑफ नॉन मेट्रो, 60 स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ मेट्रो, और वैल्यू हो 45 लाख तक की। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके घर को क्या बुला दिया गया? अफोर्डेबल हाउस। इसके ऊपर बिना कोई आईटीसी लिए आपके ऊपर रेट कितना लगेगा? सिर्फ 1% का। बट अगर आप नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करते हो या फिर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हो जहां पर
हमारा जो टोटल कारपेट एरिया है, जैसे अगर हम बात करते हैं कमर्शियल कंपार्टमेंट लाइक जैसे कि शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा इन अ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जहां पे टोटल कारपेट एरिया ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट इज नॉट मोर देन 15%, तो इस केस में रेट कितना रखा गया है? 5% का रखा गया है। मतलब अफोर्डेबल हाउसेस में 1%, नॉन अफोर्डेबल हाउसेस में 5%, कमर्शियल अपार्टमेंट जैसे कि शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा में जो कि किसी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर कवर होते हैं, जहां पर कमर्शियल खाली 15% तक के ही हों, वहां पर 5%। हालांकि हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगा दी गई, जिसमें पहली कंडीशन आती है कि आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा 80% ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो हैं वो आपको अदर देन बाय सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट, डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज, इन सबको हटाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो 80% ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विस जो है वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदनी है। क्या होगा अगर हमने 80% से सर्विसेज जो हमारी हैं, जो इनपुट हमने हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं लिए, तो क्या होगा? मान लीजिए हमने 70% लिया, तो बचा हुआ 10% आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। मतलब अगर 80% की लिमिट रखी गई है और आपने 65, 70 या 75% की रजिस्टर्ड से लिया, तो आपको उसको 80% में कन्वर्ट करने के लिए रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर वहीं आप सीमेंट ले लेते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज को जो रेट होगा वो 28% होगा, सीमेंट पे 28 और बाकियों पर 18। इसके अलावा अगर आप कोई कैपिटल गुड लेते हो तो उसके ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग हमारे कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में। प्रोविजंस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी जो है वो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और चैप्टर 2 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 में हमें बताया गया है। सीजीएसटी एक्ट के अंदर हम लोग को कुछ बेनिफिट दिए गए, जैसे कि सप्लायर को कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उनको उसकी जगह एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है। टैक्स इनवॉइस उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उन्हें अपने गुड और सर्विस को एचएसएन या सर्विस कोड के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लासिफिकेशन हम लोग को टैक्स इनवॉइस में चाहिए होती है, इसीलिए इन दोनों चीजों को बाहर कर दिया गया। टैक्स उनको हर बिल पर भी पे करने की जरूरत नहीं है, उनको एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज, वो क्या है हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ये प्रिस्क्राइब परसेंटेज उनको अपने टर्नओवर, अपनी सेल के हर क्वार्टर पे बस जमा करा देना है। मतलब अगर उनके एक क्वार्टर की सेल मान लीजिए 10 लाख आती है, तो उनको उसके ऊपर बस एक परसेंटेज जाके जमा करा देना है। रिटर्न्स भी उनको आराम दिया गया है, एनुअली फाइल करनी है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट बस वो अवेल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अवेल एनी काइंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनको आईटीसी अलाउड नहीं है। टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑल्सो, आप टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते, इंस्टेड आपको टैक्स ग्रॉस वैल्यू पर जमा कराना पड़ेगा। मतलब कि जब आपको आईटीसी अलाउड नहीं है तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज, मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए आपकी टोटल सेल थी, उसके ऊपर 1% जमा करा दीजिए। आप कंज्यूमर से, रिसिपिएंट से आप कोई भी टैक्स जमा नहीं करवा सकते, आप उनसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, वो टैक्स फिर आपकी जेब से जाएगा। हाउएवर अगर कोई पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स की, या पर्सन सप्लाई करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कवर नहीं होंगे। इन लोगों को हमने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया है। तो एलिजिबल टर्नओवर क्या है, हम कॉम्पोजिशन स्कीम में कब कवर हो सकते हैं? अगर किसी भी असेसी को, किसी भी टैक्स पेयर को कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर होना है, तो पहले ये देखना पड़ता है क्या वो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है या फिर वो किसी और स्टेट में आता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बोला गया है, इसके अंदर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वैसे हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं तो उसमें असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी आता है, लेकिन उनको यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं दिया गया। मतलब अगर आप इनमें से किसी स्टेट में रहते हो और आपका टर्नओवर 75 लाख से नीचे है, अगर आपका टर्नओवर 75 लाख से नीचे रहता है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं अदर्स के लिए टर्नओवर लिमिट रखी गई है 1.5 करोड़, मतलब 75 लाख या उससे नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर नहीं आते हो तो आपको लिए वही लिमिट क्या बन जाती है, 1.5 करोड़। इस एलिजिबल टर्नओवर को निकालते टाइम हम
अपने टर्नओवर में क्या क्या जोड़ेंगे और क्या क्या हटाएंगे। जितने भी आउटपुट आपने टैक्सेबल सप्लाईज करी हैं ये बिल्कुल जोड़ दी जाएंगी, जो भी आपकी आउटपुट एजेम्प्ट सप्लाईज हैं ये भी जोड़ दी जाएंगी। ध्यान रखें, टैक्सेबल भी जोड़ी गई हैं और एजेम्प्ट भी जोड़ी गई हैं। आपके सारे करे हुए एक्सपोर्ट जोड़े जाएंगे, आपके इंटरस्टेट सप्लाईज भी जोड़ दी जाएंगी। ये सारी चीजों को जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि आपकी एलिजिबल टर्नओवर कितना आ रहा है। ध्यान रहेगा ना, आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज, आउटपुट एजेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। सेम पैन मतलब आप एक ही पैन पे जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जितने भी आपके फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। एक्सक्लूजन्स में क्या बोला गया, कोई भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस ये सब के सब हटा दिए गए। इसके अलावा में बोला गया वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। आपने जो भी इनपुट्स लिए थे जिन पे आपने रिवर्स चार्ज पे किया था उसको आपको इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनपुट्स वैल्यूज को बिल्कुल हटा दोगे। अब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब रेट्स क्या है, आखिर कितने रेट हमें प्रिस्क्राइब करे गए। रेट्स ऑफ टैक्स अंडर कॉमर्शियल लेवी सेक्शन 10 सबसेक्शन में रेड विद रूल 7। अब रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ may opt to pay tax calculated at the prescribed rates mentioned in the table। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, मतलब आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इनको एक्चुअली बाहर करा हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी, तो आपके ऊपर रेट कितना लगेगा 1.5% का। क्या रेट है 0.5%, तो इफेक्टिव रेट क्या हो गया 1% हो गया। सीजीएसटी, रजिस्ट्री या यूटीजीएसटी जोड़ के कितना हो गया 1%। अगर आप सप्लाई करते हो रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ शेड्यूल 2, मतलब कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में सप्लाई करते हो, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई करते हो तो आपके लिए रेट हो गया 2.5%, तो टोटल रेट कितना हो गया 5% का। एनी अदर सप्लायर इंगेज फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम, अगर इसके अलावा आप कोई सप्लायर हो, मतलब कि आपका सप्लाई जो है आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं आते हो, आप किसी और में आते हो, तो अगेन आपके लिए रेट क्या हो जाता है, आपके लिए रेट हो जाता है 0.5%। अगेन ये इफेक्टिव रेट कितना बन गया 1% का। तो हम लोग को इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, हमने ये भी पढ़ लिया, रेट क्या हमने ये भी पढ़ लिया, और हमारा एलिजिबल टर्नओवर क्या है हमने इसके बारे में ये भी बात कर ली। आगे बात करते हैं आखिर कैसे हम लोग इंटीमेट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन लेवी में जाने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिशन लेवी में जाना है तो हम लोग को इसके अंदर दो तरह के रूल्स देखने पड़ते हैं, रूल 3 एंड रूल 4। रूल 3 बनाया गया उन लोगों के लिए जो कि पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आते हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो ही कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कॉम्पिटिशन लेवी, मतलब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आप ऑप्शन में टिक कर दो कि आप कॉम्पिटिशन लेवी में जाना है। इसे हम लोग इंटीमेशन मानेंगे ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, मान लेंगे कि आपने इंटीमेट करा और आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली कॉम्पिटिशन लेवी में करा जाएगा। ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पिटिशन लेवी इफेक्टिव होगा उस डेट से जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है, मतलब जब आपने अप्लाई किया तब से नहीं, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया, रजिस्टर आप हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, तब से काउंट किया जाएगा। फिर आता है रूल 4 इंटीमेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन ऑन जीएसटी पोर्टल prior to the financial year for which said option is exercised। रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी पोर्टल पे जाकर फाइल कर सकता है, जो ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। वो अगर जाना चाहता है, उसे लगता है उसका टर्नओवर उतना नहीं है, उसे फायदा उठाना है कॉम्पिटिशन स्कीम का, तो वो इंटीमेट कर सकता है। इसके अलावा उसे एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जहां उसे बताना पड़ेगा कि भैया मैं कॉम्पिटिशन स्कीम में जाना चाहता हूं 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ऑल बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर सेम पैन ऑफ द एप्लीकेंट सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पिटिशन लेवी इफेक्टिव होगा बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, मतलब इस साल आप करंट ईयर में तुरंत बदलने वाले हो। अगर मुझे कॉम्पिटिशन लेवी में जाना है, मान लो मैं मार्च में या फेब में डिसाइड करता हूं मुझे कॉम्पिटिशन लेवी में जाना है, तो मैं इस साल नहीं जा सकता, मैं आने वाले साल के लिए जा सकता हूँ। तो साल शुरू होने से पहले पहले बता दो, और साल के पहले दिन मतलब 1 अप्रैल से ही आप उसके अंदर कवर हो जाओगे। आप साल के बीच में जब भी बनाते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर से उसका बेनिफिट मिलेगा, इस साल उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला।
क्या कंडीशंस रखनी पड़ेंगी अगर आपको कॉम्बिनेशन लेवी में जाना है? सबसे पहले आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा होगा कॉम्बिनेशन लेवी में अप्लाई करते टाइम, वो सबका सब स्टॉक आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हो। अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है तो कोई पाप नहीं करा, आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स जमा कराना पड़ेगा। टैक्स टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के दोनों आ जाते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन लेवी में आने के बाद अगर आपने जो भी आप इनवर्ड सप्लाई खरीदते हो, आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा अपने इनपुट्स पे। उसको हर एक बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा, मेंशन करने पड़ेंगे वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, और उसको अपने हर नोटिस, अपने हर साइन बोर्ड, जो भी उसके प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होंगे, और हर एडिशनल प्लेस ऑफ या प्लेस ऑफ बिजनेस पे लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मतलब हर जगह बताना पड़ेगा बिल पर भी और अपने वर्क प्लेस पर भी कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। अब कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कॉम्बिनेशन स्कीम में जाने के लिए, हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो लोग हमारे टर्नओवर लिमिट में आते हैं 75 लाख या 1.5 करोड़, वो एलिजिबल है। यहां पर बताया कि वो लोग जो कि इनका टर्नओवर 1 रुपया हो तब भी वो कॉम्बिनेशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होते हैं। कौन कौन लोग हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हम इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे, मैंने आपको हालांकि थोड़ा बहुत बता दिया इस वीडियो में। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस हो एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस वो लोग को अलाउ करा के हमने पीछे रेट भी बढ़ा 5% का। अगर आप अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस में आते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉलोइंग गुड, पढ़ा तो ना भी, मैन्युफैक्चर अदर देन नोटिफाइड गुड क्या क्या है? आइसक्रीम और एडेबल राइस, एडेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, आप इसके अंदर कवर नहीं होगे, आप कॉम्बिनेशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। पान मसाला बनाने वाले भी नहीं जा सकते। टोबैको और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ये लोग भी इसके अंदर कवर नहीं होने वाले। अगर आप अजेम्ड गुड्स बनाते हो तो भी आप कवर नहीं होगे। अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई होती है गुड्स की तो भी आप कवर नहीं होगे। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो कि टैक्स जिसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, वो भी कॉम्बिनेशन स्कीम के अंदर कवर नहीं होने वाला है। जब हम ये बात पढ़ते हैं कि सर्विस वाले लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, तो माइंड में एक सवाल आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्या होगा अगर कोई पर्सन गुड्स भी देता हो और थोड़ी बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हो? वो फुल टाइम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या फिर अगर हम बात करें कोई रेस्टोरेंट वाला भी रेस्टोरेंट के अलावा थोड़ी बहुत और भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इन्हें हम लोग बुलाते हैं मार्जिनल सर्विस प्रोवाइडर। ये मार्जिनल सप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर रहे हैं, इनको एक रिलीफ दिया गया। क्या रिलीफ दिया गया? फंडामेंटली कॉम्बिनेशन स्कीम खाली गुड्स के लिए होती है और सिर्फ इसमें एक सर्विस रखी गई है, वो है रेस्टोरेंट सर्विस। हाउएवर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर इंगेज रहते हैं इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, दो उनका सर्विस की सप्लाई काफी कम हो सकती है। ये यहाँ पर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इंगेज है इन सप्लाइंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर सर्विसेज। ऐसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए हम लोगों ने सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 डाला, जिसके अंदर ये बात करी गई कि अगर आपकी सर्विस इस कैटेगरी के इस लिमिट के नीचे रहती है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर करा सकते हो। लिमिट क्या रखी गई? 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको ध्यान होगा, मैंने अभी पीछे भी बताया, आउटसाइड स्टेट अगर जाता है तो वैसे भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हो। या फिर 5 लाख रुपीस, विच एवर इज हायर। हम लोग इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है और कॉम्पोजिशन वेयर द टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन इज 50 लाख रुपीस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है? 10% 5 लाख, उसकी वैल्यू अगर 5 लाख रुपए से जाती है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर्विसेज की? 5 लाख रुपीस। फर्दर जैसे उसका टर्नओवर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इज मोर देन 50 लाख और अप टू 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई फॉर सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। जरा इसको एक एग्जांपल है समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें यहाँ पर हो जाता है। राम सेवक इंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका एग्रीगेट टर्नओवर है 60 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, और
उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे रह रहा है तो वो वैसे भी कॉम्पोनेशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है, बट वो कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अब वो मैक्सिमम कितने रुपए की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? 60 लाख का 10% निकाला कितना आता है? 6 लाख रुपए। और हायर कितना है? 5 लाख रुपए की और लिमिट थी, विच एवर इज हायर। तो हायर कितना आता है भाई? 6 लाख रुपए। इसका मतलब है राम सेवक जी, आप 1 साल के अंदर गुड्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस 6 लाख रुपए के ऊपर गई तो हम आपको कॉम्पोनेशन स्कीम के लिए क्या कर देंगे? इन एलिजिबल कर देंगे। तो 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख विच एवर इज हायर, हद से ज्यादा इतनी ही, इतने रुपए की ही आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अगर आपको कॉम्पोनेशन स्कीम में एलिजिबल बने रहना है तो। कुछ आखिरी बातें हमारे पास बची जिसमें एक आता है वैलिडिटी। क्या है वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोनेशन लेवी? वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोनेशन लेवी के लिए हम लोग को बोला गया कि विड्रॉल फ्रॉम द कॉम्पोनेशन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु ceases to satisfy any of the prescribed conditions। ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा जिस दिन भी आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कि 75 लाख या 1.5 करोड़ अगर इसको एक्सीड कर गया तो आपका ऑप्शन वैसे भी लैप्स हो जाता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी दिन से उसको टैक्स देना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में, मतलब टैक्स कलेक्ट करके जमा करना है। आपको कॉम्पोनेशन स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्रॉम द डे, जिस दिन भी ये टर्नओवर आपका एक्सीड कर जाता है। उसके बाद उसको साथ ही में इंटीमेट करना पड़ेगा फॉर विड्रॉल ऑफ द स्कीम विद इन 7 days ऑफ द occurrence ऑफ सेसेशन। जैसे ही आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा आपको विद इन 7 days फ्रॉम द occurrence ऑफ सेसेशन, आपको उस दिन ऑफ द ऑप्शन जब दिन से आपका लैप्स हो रहा है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में प्रॉपर ऑफिसर को। इफेक्टिव डेट फ्रॉम विड्रॉल शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन द इंटीमेशन। जिस दिन उसने डेट डाली उसी दिन से इंटीमेशन की डेट से ही उसको विड्रॉल मान लिया जाएगा। हाउएवर डेट में नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस दिन इंटीमेशन फाइल हुई, मतलब आपकी जो डेट है वो आपके फाइनेंशियल ईयर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिस साल आप इसमें आए थे, जिस साल आप इस स्कीम में आए थे उसी साल में वो डेट हो सकती है। विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोनेशन स्कीम बाय अ टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द स्कीम। अगर हो सकता है कोई रजिस्टर्ड पर्सन शैल बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉल फाइल एन एप्लीकेशन, हो सकता है वो खुद से ही बाहर जाना चाहे, उसे कॉम्पोनेशन स्कीम समझ ना आ रही हो, उसे लग रहा हो मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उस एप्लीकेशन के अंदर वो जो डेट इंडिकेट करेगा वही डेट विड्रॉल की मानी जाएगी। ये डेट भी प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर नहीं हो सकती, उसी साल की ही होनी चाहिए। तो या तो आपका ऑप्शन लैप्स हो जाता है टर्नओवर की वजह से, या वॉलंटरी विड्रॉल भी कर सकते हो। दोनों चीजों के ऑप्शन हम लोग को यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद आता है डिनायल ऑफ ऑप्शन। क्या होगा अगर कॉर्पोरेशन स्कीम के बारे में हमारे अथॉरिटीज ही हमें मना कर दें? जब एक प्रॉपर ऑफिसर के पास आपने जैसे ही एक इंटीमेशन डाल ली आप रजिस्टर होने के लिए और उसके पास एक रीजन टू बिलीव है कि रजिस्टर्ड पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कॉर्पोरेशन स्कीम, वो एलिजिबल नहीं है, या उसने सीजीएसटी एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को तोड़ा है, उसका कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा। अपॉन रिसीट ऑफ नोटिस टैक्स पेयर को एक रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को इस चीज का। रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई मिलते ही प्रॉपर ऑफिसर या तो रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेगा और सारी बातें खत्म हो जाएंगी, या वो ऑप्शन डिनाई कर देगा टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोनेशन स्कीम फ्रॉम द डेट ऑफ ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट, जिस दिन उसे लगेगा कॉन्ट्रवेंशन हुआ उस दिन से, या फिर डेट ऑफ जिस दिन उसको ऑप्शन मिला था तब से वो उसे डिनाई कर देगा। इन केस ऑफ डिनाइल द इफेक्टिव डेट पुरानी भी हो सकती है, कोई रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी हो सकती है। हाउएवर ये डेट जो है वो प्रायर नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी रूल, मतलब सीजीएसटी एक्ट के लगने से पहले की डेट नहीं हो सकती, उसके बाद की डेट ये हो सकती है। तो ये बात रही हमारी कंप्लीटली कॉम्पोनेशन स्कीम के बारे में। वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहेंगे तो मुझे जरूर भेज दें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में।